4. आधुनिकीकरण की ओर औद्योगिक क्रांति, मूल निवासियों का विस्थापन आधुनिकीकरण के रास्ते ये चित्र में दिखाए गए हैं। आधुनिकीकरण की ओर पिछले भाग में आपने मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक विश्व की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। सामंतवादी यूरोप, पुनर्जागरण और यूरोप तथा अमेरिका के बीच संपर्क तथा टकराव, जैसे कि आप समझ गए होंगे कि आधुनिक विश्व को बनाने के लिए जिन घटनाओं का योगदान रहा वे इसी समय हुई। खासतौर से 15वीं शताब्दी के मध्य से विश्व इतिहास के दो अन्य परिवर्तन ने ऐसी जमीन तैयार की जिसे आधुनिकीकरण कहा गया। यह थे औद्योगिक क्रांति और राजनीतिक क्रांतियों की लड़ी जिसने प्रजा को नागरिक में तब्दील कर दिया। इन राजनीतिक क्रांतियों की शुरुआत अमेरिकी क्रांति ने 1776 से 81 और फ्रांसीसी क्रांति ने 1789 से 94 से हुई। ब्रिटेन का पहला औद्योगिक राष्ट्र रहा। 2009 में आप इसका अध्ययन करेंगे कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। लंबे अरसे से यह समझा जाता था कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण ने दूसरे देशों के औद्योगिकरण के लिए आदर्श नमूना मॉडल प्रस्तुत किया। विषय 9 में किए गए विचार विमर्श से आपको पता चलेगा कि इतिहासकारों ने औद्योगिकरण संबंधित पहले के कुछ विचारों को लेकर प्रश्न उठाए। हालांकि प्रत्येक देश ने दूसरे के अनुभव से बहुत कुछ सीखा, फिर भी उसने औद्योगिकरण के प्रस्तुत नमूने का अंधानुकरण नहीं किया। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन में कोयला और सूती कपड़े के उद्योग का विकास औद्योगिकरण के पहले चरण में हुआ, जबकि रेलवे के आविष्कार ने इस प्रक्रिया को दूसरे चरण की शुरुआत की। अन्य देशों जैसे रूस में औद्योगिकरण विकास काफी देर से शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी के आखिरी में यहाँ रेलवे और भारी उद्योग औद्योगिकरण के पहले चरण में ही विकसित होने लगे। इस तरह औद्योगिकरण में राज्य और बैंकों की भूमिका प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न रही। विषय 9 में जिस तरह ब्रिटेन के औद्योगिक विकास की चर्चा की गई है, उससे अन्य औद्योगिक देश जैसे अमेरिका और जर्मनी, जो महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्तियां रहे हैं, के औद्योगिक प्रगति के बारे में आपकी जिज्ञासा जाएगी। विषय 9 में इस बात पर भी जोर देता है कि ब्रिटेन को औद्योगिकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी। गरीब मजदूर, खासकर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय और हैजा तथा तपेदिक की महामारी। इस तरह से विषय 11 में आप जापान में कैडमियम और पारे की जहर, ये चित्र में दुनिया को जोड़ने के लिए 1927 में 25 वर्षीय चार्ल्स लिंडबर्ग की एक इंजन वाले जहाज में अटलांटिक महासागर को पार करते हुए न्यूयॉर्क से पेरिस का यात्रा की। में के फैलने से हुए औद्योगिक प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसने लोगों को अंधाधुंध औद्योगिकरण के खिलाफ जन आंदोलन करने के लिए जागृत किया। यूरोप शक्तियों ने औद्योगिक क्रांति के बहुत पहले से अमेरिका, एशिया और दक्षिण अफ्रीका के हिस्सों में उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। 10वां विषय आपको यूरोप उपनिवेश द्वारा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ किए गए बर्ताव की कहानी बताता है। आबादकारों की बुजुर्गवा मानसिक ने उन्हें जमीन और पानी से लेकर सब कुछ बेचने और खरीदने के लिए प्रेरित किया। लेकिन मूल निवासी जो यूरोप अमेरिकियों को असभ्य नजर आते थे का पूछना था, अगर आप हवा की ताजगी और पानी के बुलबुले के मालिक नहीं हैं तो उसे कोई कैसे खरीद सकता है। मूल निवासियों को जमीन, मछली और जानवरों पर मालिकाना हक जताने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्हें इन चीजों को बेचने और खरीदने की वस्तुओं के रूप में बदलने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर चीजों के आदान प्रदान की जरूरत थी तो उन्हें आसानी से उपहार में दिया जा सकता था। जाहिर है कि मूल निवासी और यूरोपीय सभ्यता की प्रतियोगी अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वे मूल निवासी ने यूरोपीय अति विशिष्ट से अपनी संस्कृति को मिटाने नहीं
मिटने नहीं दिया। हालांकि 20वीं सदी के मध्य में अमेरिका और कनाडा की सरकार चाहती थी कि मूल निवासी मुख्य धारा से जुड़े। इसी दौर में ऑस्ट्रेलिया में सत्ताधारियों ने उनकी परंपरा और संस्कृति को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का प्रयास किया। किसी को हैरत हो सकती है कि आखिरकार मुख्यधारा का मतलब क्या है। आर्थिक राजनीतिक शक्ति किस तरह मुख्यधारा की सांस्कृतिक निर्माण को प्रभावित करती है। पूंजीवाद पश्चिमी पूंजीवादी व्यापारिक औद्योगिक और वित्तीय और 20वीं सदी के शुरू के जापानी पूंजीवाद के तीसरे दुनिया के बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए। इनमें से कुछ ऐसे उपनिवेश थे जहां यूरोपीय गोरे लोग बसे गए, अन्य जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासन सीधे औपनिवेशिक नियंत्रण के उदाहरण हैं। 19वीं और प्रारंभिक 20वीं सदी का चीन उपनिवेशवाद की तीसरी किस्म का उदाहरण है। यहाँ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका और जापान ने बिना सत्ता हाथ में लिए चीन के मामले में दखल अंदाजी की। उन्होंने देश के संसाधन से भरपूर फायदा उठाया। इससे चीन की सत्ता को गंभीर ठेस पहुंची और चीन का दर्ज अर्ध उपनिवेश हो गया। लगभग सभी देशों में शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन में उपनिवेश शोषण को चुनौती दी। वैसे राष्ट्र बिना औपनिवेशिक संदर्भ के भी उभरा, जैसे कि पश्चिम या जापान में। सभी किस्म के राष्ट्रवाद लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर आधारित है। राष्ट्रीय आंदोलन का मानना है कि राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए और इसी वजह से राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा नागरिक राष्ट्रवाद भाषा, धर्म, जाति और लिंग पर ध्यान दिए बिना प्रभुसत्ता सभी लोगों के हाथ में प्रदान करता है। यह बराबर अधिकार वाले नागरिकों का एक समुदाय बनाने की कोशिश करता है और राष्ट्रीयता को जातीय और धर्म से परे हटकर नागरिकता से परिभाषित करता है। जातीय और धार्मिक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता का निर्माण किसी भाषा, धर्म या कुछ परंपराओं को इर्द गिर्द बनाने की कोशिश करते हैं। जहां लोगों को जातीयता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, समान नागरिकता के आधार पर नहीं। बहुजातीय देश में जातीय राष्ट्रवादी प्रभुसत्ता चुने हुए समूहों समुदायों तक सीमित कर सकते थे हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में बेहतर समझा। ये चित्र में दुनिया को जोड़ना जे लिप्सितज की फिगर नामक मूर्ति जो उन्होंने 1920 के दशक में बनाई, इस पर मध्य अफ्रीका की मूर्ति कला का असर है। दुनिया को जोड़ना जापान की जैन चित्रकारी, पश्चिमी कलाकार ऐसे चित्र को प्रशंसा करते थे। 1920 के दशक के अमेरिका में जैन का प्रभाव निराकार अभिव्यंजनवादी एक्सप्रेशनिस्ट चित्रकारी पर पड़ा। ये चित्र है जापान से बना हुआ समझा जाता है। सामयिक काल में अधिकतर पश्चिमी देश राष्ट्रीयता की जातीय की बजाय समान अधिकारों से परिभाषित करते थे। एक प्रमुख अपवाद जर्मनी है, जहां जातीय राष्ट्रवाद की विचारधारा का लंबा और कष्टदायी इतिहास रहा है। यह इतिहास एक तरह से 1806 में जर्मन राज्यों पर फ्रांस के शाही कब्जे के खिलाफ प्रतिक्रिया से शुरू हुआ। नागरिक राष्ट्रवाद की विचारधारा विश्व भर में जातीय धार्मिक राष्ट्रवाद के साथ प्रतियोगिता करती आई है। यही हाल आधुनिक भारत और चीन और जापान में भी रहा। जैसे औद्योगिकरण के भिन्न भिन्न तरीके रहे हैं, वैसे ही आधुनिकीकरण के कई मॉडल देखने को मिले हैं। विभिन्न समाजों के अपनी विशिष्ट आधुनिकता विकसित की गई है। इस मामले में जापानी और चीन उदाहरण से बहुत कुछ समझ में आता है। जापान उपनिवेशी नियंत्रण से आज़ाद रहने में सफल रहा और 20वीं सदी के दौरान तेजी से आर्थिक और औद्योगिक प्रगति कर सका। द्वितीय विश्व युद्ध में हुई शर्मनाक हार के बाद जापानी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण को केवल युद्ध के बाद के चमत्कार के रूप में नहीं देखना चाहिए। जैसा कि विषय 11 दिखाता है कि यह उस उन्नति का नतीजा था जो जापान 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरू में बनने में कामयाब हुआ। उदाहरण के लिए, क्या आपको मालूम है कि 1910 तक प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ने के लिए फीस लगभग खत्म हो गई थी और सब बच्चे के लिए दाखिला अनिवार्य था।
फिर भी जापानी आधुनिकीकरण की अन्य किसी भी देश की तरह अपनी दिक्कतें थी। लोकतंत्र और साम्यवाद के बीच, जातीय राष्ट्रवाद और नागरिक राष्ट्र निर्माण के बीच, और जिसे बहुत से जापान परंपरा और पश्चिमीकरण कहते हैं। चीनियों ने अपनी वैश्विक शोषण का और अपने नौकरशाह सामंत वर्ग का प्रतिरोध किसान विद्रोह, सुधार और क्रांति के जरिए किया। 1930 के दशक के शुरुआती सालों में चीन साम्यवादी पार्टी, जिसकी ताकत किसानों में थी, ने अपनी वैश्विक शक्तियों का और देश के कुलीन वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे राष्ट्रवादियों का सामना करना शुरू किया। उन्होंने अपने विचार देश के कुछ चुने हुए हिस्सों में आजमाने शुरू किए। उनकी समतावादी विचारधारा, भूमि सुधारकों पर जोर और महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता ने 1949 में विदेशी उपनिवेशवाद और राष्ट्रवादियों को उखाड़ फेंकने में मदद की। एक बार सत्ता में आने के बाद वे असमानताएं घटाने, शिक्षा फैलाने और राजनीतिक जागरूकता बनाने में सफल रहे। इसके बावजूद देश के एक पार्टी ढांचा और राज्य प्रायोजित दमन ने 1960 के दशक के मध्य के बाद राजनीतिक व्यवस्था के साथ बढ़ने असंतोष में योगदान किया, लेकिन साम्यवादी पार्टी काफी हद तक देश पर अपना नियंत्रण रख पाई, क्योंकि बाजार के कुछ सिद्धांतों को अपनाकर उसने खुद को पुनर्विष्कार किया और चीन को आर्थिक शक्ति में तब्दील करने के लिए बड़ी मेहनत की। विभिन्न देशों ने आधुनिकता को अलग अलग तरीके से समझा और अलग अलग तरीकों से प्राप्त करने की कोशिश की। हर रास्ता अपनी परिस्थितियों और विचार के संदर्भ में दिलचस्प कहानी पेश करता है। यह भाग उस कहानी के कुछ पहलुओं से आपको परिचय करवाएगा। कालक्रम 4 लगभग 1700 से 2000 तक ये चित्र बना हुआ है, कालक्रम का दिखाया गया है। यह कालक्रम आपको यह बताएगी कि पिछले 300 वर्षों में दुनिया के अलग अलग भागों में घटित हो रहा था और किस प्रकार विभिन्न देशों के लोग हमारे आधुनिक विश्व के निर्माण में योगदान दे रहे थे। आपको यह विश्व में पिछली शताब्दी में हुए अफ्रीका के दास व्यापार और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद शासन की स्थापना, यूरोप में सामाजिक आंदोलन, राष्ट्र राज्यों के निर्माण, सामाजिक शक्तियों के विस्तार, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, जनतांत्रिक और उपनिवेश विरोधी आंदोलन के विषय में बताएगी। यह आपको कुछ अन्य अन्वेषणों और प्रौद्योगिक विकास के विषय में भी जानकारी देगी जो आधुनिकता संबंधी विचारों के सहयोगी रहे। जैसा कि आप काल रेखाओं के साथ हुआ है, काल रेखा तथा तिथियों पर ही प्रकाश डालती है। इसके अलावा कुछ और तिथियां भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जब आप इन काल रेखाओं की कड़ियों को देखते हैं तो यह न सोचें कि आपको केवल इन्हीं तिथियों को ही जानना है। इसका भी पता लगाएं कि क्यों विभिन्न कालों की काल रेखाएं विभिन्न तिथियों पर प्रकाश डालती हैं, और इनका चयन आपको यह सब बताता है। तिथि अफ्रीका, यूरोप 1720, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित दाम्भूमि के राजा अगाज 1724 से 34 ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। 1740 में इसे फिर से लागू किया गया। 1730 से 1734 में ये दास व्यापार दिखाई गई है। कैलोरस लिनेओस ने पौधे और जानवरों का वर्गीकरण करने के लिए एक वर्गीकीय प्रणाली, टेक्सोनॉमी सिस्टम की खोज की 1735 में। 1740 से 1750 में 1750 से 1760 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहली बार चेचक 1755 का प्रकोप हुआ, जिसे नाविकों ने फैलाया। ये चित्र में ट्रेक प्लांट और जानवरों का वर्गीकरण दिखाया गया है। 1760 से 1770, 1770 से 1780 अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार अपने चरम उत्कर्ष पर था। सभी उपनिवेश शक्तियां दास व्यापार कर रही थी। लाखों अश्वेत अफ्रीकी लोगों को प्रत्येक वर्ष अटलांटिक के पार भेजा जाता था, जिनमें 2/3 समुद्र यात्रा के दौरान मर जाते थे। रूस में इमेलियन
पगचेव इमेलियन पगचेव ने कृषक विद्रोह 1773 से 75 का नेतृत्व किया। 1780 से 90 के बीच में फ्रांसीसी क्रांति 1789 का प्रारंभ हुआ। 1790 से 1800 के बीच में 1800 से 1810 के बीच में मोहम्मद अली ने मिस्र में शासन किया। 1805 से 1848 मिस्र ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो गया। 1810 से 1820 के बीच में 1820 से 30 के बीच में पश्चिमी अफ्रीका में लाइबेरिया की स्थापना। 1822 जो स्वतंत्र दासों का देश था। लुई ब्रेल ने अंगुलियों से पढ़ने की प्रणाली को विकसित किया। 1823 इंग्लैंड में यात्री रेलगाड़ी चलाई गई। 1825 में 1830 से 40 में अब्दुल कादिर ने फ्रांसीसी के अल्जीरियाइयों में बसने के विरुद्ध 1832 से 47 आंदोलन किया। 1840 से 50 में अनेक यूरोपीय देश में उदारवादी और समाज आंदोलन। 1848 में 1850 से 60 में तिथि अफ्रीका और यूरोप। 1860 से 70 के बीच में विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग में से एक स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई। रूस कृषि दासों से को स्वतंत्र किया 1861 में। 1870 से 1880 के बीच में जर्मनी इटली का संयुक्त राष्ट्र राज्यों के रूप में उभर कर आए। 1880 से 90 में यूरोप के लोगों का अफ्रीका के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। 90 से 1900 में पहली फिल्म का निर्माण। 1895 में पहला ओलंपिक खेल एथेंस में संपन्न हुआ। 1896 में 1900 से 1910 में महात्मा गांधी ने नस्लवादी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह की वकालत की। 1906 में 1910 से 1920 में दक्षिण अफ्रीका ने श्वेत लोगों के लिए 87% भूमि आरक्षित करने हेतु कानून बनाए। 1913 में प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से 1918 1917 की रूसी क्रांति। 1920 से 1930 में मुस्तफा कमाल ने नेतृत्व में तुर्की गणराज्य बना। 1923 में 1930 से 40 में अंगोला से मोजाम्बिक तक प्रथम ट्रांस अफ्रीकीय रेल सेवा पूर्ण हुई। 1931 में हिटलर ने जर्मन शासन की बागडोर हथिया ली। 1933 द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 से 1945 1940 से 50 में दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल पार्टी की विजय। 1948 रंगभेदी नीति की स्थापना की। ब्रिटेन के आयरिश स्वतंत्रता को मान्यता दी 1949 में। 1950 से 60 में उप सहारा अफ्रीकीय क्षेत्र में घना प्रथम स्वतंत्र देश बना। 1957 में डीएनए की खोज। रूस में अंतरिक्ष यान स्पुतनिक भेजा। 1957 में 1960 से 70 में अफ्रीका एक संगठन की स्थापना। 1963 यूरोप में विरोधी दल। 1968 1970 से 80 1980 से 90 में मिखाइल गार्बाचेव सोवियत रूस के नेता बने। 1985 संपूर्ण विश्व में वेब का प्रारंभ। 1989 1990 से 2000 में दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया। 1990 में रंग भेद को समाप्त करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। वैज्ञानिकों ने डाली। 1997 क्लोन भेड़ बनाई जिससे आनुवांशिक इंजीनियरिंग की सीमा के बारे में नए विवाद प्रारंभ हुए। तिथि एशिया फिर से दक्षिण एशिया। 1720 में गुजी तुसु चिंगेज नामक सबसे विशाल विश्वकोश को चीन के मंचू शासक कांगची ने छापकर अधिकृत किया। 1730 से 1740 में 1740 से 1750 में मराठों ने उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व विस्तार किया। 1750 से 1760 में एओकी कोन्या एक जापानी विद्वान ने डच जापानी शब्दकोश का संकलन किया। 1758 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को प्लासी के युद्ध में पराजित किया। 1757 में 1760 से 1770 1770 से 1780 1780 से 1790 अंग्रेजों ने भारत से चीन को अफीम का निर्यात किया जिसमें अत्यधिक वृद्धि हुई।
1790 से 1800 में रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्यों की स्थापना की। 1799 1800 से 1810, 1810 से 1820, 1820 से 30 जावा के लोगों को डच के खिलाफ बगावत 1825 से 30, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया 1829, 1830 से 40 में ऑटोमन सुल्तान अब्दुल मजीद ने आधुनिकीकरण के कार्यक्रम की शुरू की। 1839, 1840 से 50, 1850 से 60 में थाईलैंड के राजा रामा चतुर्थ ने शासन उसने अपने देश के विदेशी व्यापार की शुरुआत की। 1853 रेल और टेलीग्राफ लाइनों का प्रारंभ। 1853 महान विद्रोह। 1857 1860 से 70 में फ्रांसीसियों ने के इंडोचीन दक्षिण एशिया में आधिपत्य का प्रारंभ हुआ। 1870 से 80 में जापान की प्रथम रेल सेवा टोक्यो से याकोहामा का प्रारंभ हुआ। 1872 दक्कन और दक्षिण भारत में अकाल। 1876 से 78 50 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु। 1880 से 90 में ब्रिटेन ने म्यांमार पर अधिकार किया। 1885 से 86 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। 1890 से 1900 तिथि एशिया मध्य एशिया। 1900 से 1910 में जापानी जल सेना ने रूसी जहाज बेड़ों को परास्त किया। 1905 में 1910 से 1920 में बेलफोर घोषणा पत्र ने फिलिस्तीन में यहूदियों को स्वदेश देने का आश्वासन किया। 1917 में 1920 से 30 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1921 में ईवी रामास्वामी नायक ने तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया। 1925 में 1930 से 40 में इराक से सीरिया तक ब्रिटेन तेल पाइपलाइन बनी। 1934 में अर्देशीर ईरान की आलम आरा 1931 सबसे पहली टाकी फिल्म थी। बगदाद का इस्तुबुला से जोड़ने वाली बर्लिन बगदाद रेलवे का परिचालन शुरू हुआ 1940। 1940 से 50 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी 1945 पर अणु बम गिराया, जिसमें लगभग 1,20,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में बहुत से लोग विकिरण के प्रभाव से मरे। चीन लोक गणतंत्र का संगठन 1949, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और भारत पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली 1947। 1950 से 60 में बादुंग सम्मेलन 1955 ने एकजुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत किया। भारत गणतंत्र 1950 में बना। 1960 से 70 में फिलिस्तीन शरणार्थियों को एकत्रित करने के लिए अरब नेताओं ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना की। 1974 वियतनाम में युद्ध। 1965 से 73 सिर माओ भंडारनायके विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री 1960 में बनी। 1970 से 80 में ईरान के शासक का तख्ता पलट कर दिया गया। 1979 बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 में। 1980 से 1990 में बेकिंग चीन के तियाननमेन स्क्वायर में प्रजातंत्र के लिए विशाल प्रदर्शन। 1989 में भोपाल यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक पेस्टिसाइड प्लांट में रिसाव। 1984 यह इतिहास में बहुत ही भयंकर औद्योगिक दुर्घटना थी, जिसमें हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हुई। 1990 से 2000 में इराक, कुवैत और अमेरिका के मध्य खाड़ी युद्ध। भारत और पाकिस्तान ने नाभिकीय परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में। न्यूक्लियर टेस्ट और इधर दिखाया गया चित्र। तिथि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागरीय द्वीप। 1720 से 30 में पुर्तगाल ने ब्राजील में कॉफी का प्रचलन किया। 1727 डच नाविक रोगोविन समाओ द्वीपों और प्रशांत महासागर के ईस्टर द्वीप पर पहुंचा 1722 में। 1730 से 40 में एस्टोनो दास विद्रोह का नेतृत्व एक शिक्षित दास जेमी ने किया 1739 में। 1740 से 1750 में जुआना सेंटोस जिसे अताहु अल्पा सेकंड भी कहते हैं, ने पेरू के निवासियों का नेतृत्व किया, किंतु उसका विद्रोह असफल रहा 1742 में। 1750 से 60 1760 से 70 ब्रिटिश लोगों ने विद्रोह
ओटवा कबीले के चीफ पेंटियाक ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। 1763 कैप्टन कुक की प्रशांत महासागरीय 3 यात्राओं में प्रथम 1968 और 1971। 1970 से 80 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। 1776 1780 से 90 में अमेरिका का संविधान बना। डॉलर का पहली बार अमेरिकी मुद्रा के रूप में प्रयोग 1787 में। प्रथम ब्रिटिश अपराधियों को ऑस्ट्रेलिया के बटोनी बे भेजा गया। 1788 1790 से 1800 से 1810 में मैथ्यू फिल्डर्स ने परिक्रमा की और ऑस्ट्रेलिया नाम रखा, जिसका अर्थ दक्षिणी 1801 से 3 था। 1820 से 30 में साइमन बोलीवर ने वेनेजुएला की स्वतंत्रता दिलाई 1821 में। 1830 से 40 में अमेरिका में ट्रेल ऑफ टीयर्स, आंसुओं की पगडंडी। इसमें हजारों पूर्वी क्षेत्र के अमेरिका मूल निवासियों को जबरन पश्चिमी की ओर खदेड़ा गया, जिसमें बहुतों ने मार्ग में ही दम तोड़ दिया। 1838 चार्ल्स डार्विन ने प्रशांत महासागर में गल्फ गोस द्वीपों 1831 की यात्रा की, जिसमें फलस्वरूप विकास के सिद्धांत को समझाने में सहायता मिली। 1840 से 50 में सेनेका फॉल्स न्यूयॉर्क की बैठक में अमेरिकी महिलाओं के समान अधिकार का आह्वान किया। 1848 गया। ब्रिटिश और माओरीस ने न्यूजीलैंड में वेंटिंगी की संधि 1840 पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद माओरीस लोगों ने अनेक विद्रोह किए। 1844 से 88 1850 से 60 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच भाप की नियमित जलयान सेवा पहली बार शुरू की गई। 1856 दिखाया गया है चित्र में। तिथि उत्तर दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत द्वीप समूह। 1860 से 70 में अमेरिका में गृह युद्ध। 1861 से 65 संविधान के 13वें संशोधन द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध। ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया बंदियों को भेजने पर प्रतिबंध। 1868 1870 से 80 में टेलीफोन, रिकॉर्ड प्लेयर, बिजली के बल्ब का अन्वेषण। 1880 से 90 में कोका कोला की खोज। 1886 1890 से 1900 में न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला। 1893 में 1910 में राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। 1903 में 1910 से 1920 में हेनरी फोर्ड ने कार उत्पादन का प्रारंभ किया। 1913 में अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली पनाम नहर खोली गई। 1914 में पश्चिम सीमाओं को एक बटा हुआ 5 जनसंख्या इन्फ्लुएंजा से समाप्त हो गई। 1918 में 1920 से 30 में अमेरिका की वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट। 1929 इससे महामंदी का दौर शुरू हुआ। 1932 तक 1,20,00,000 व्यक्ति बेरोजगार हो गए। न्यूजीलैंड सरकार के विरुद्ध सेमों के मेओ लोगों का विद्रोह। 1929 1930 से 40 1940 से 50 में संयुक्त राष्ट्र के द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। 1950 से 60 में क्यूबा क्रांति के बाद फिडेल कास्ट्रो 1958 सत्ता में आए। 1960 से 70 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। 1963 अमेरिका नागरिक अधिकार अधिनियम। 1964 में प्रजातीय पारख्या पर प्रतिबंध लगाया। नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग की हत्या। 1968 अमेरिका अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की भूमि पर उतारा 1969 में। 1970 से 80 में महिलाओं के आंदोलन के कारण अमेरिका कांग्रेस के सामने अवसर अधिनियम पारित किया। टोंगा और फिजी ने ब्रिटेन की अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्रता प्राप्त की। 1970 में पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया की अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गया। 1980 से 90 में न्यूजीलैंड को नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। 1984 टोंगा की संधि ने दक्षिण पैसिफिक को नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित किया। 1990 से 2000 क्रियाकलाप। यदि आप इस पुस्तक
इस पुस्तक में दी गई चार काल रेखाओं की तुलना करें तो आप बाएं रखने में दिए गए तिथि काल कर्म कालों में विभिन्नता पाएंगे। इसके पीछे के कारणों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप एक कालक्रम बनाने की कोशिश कीजिए और घटनाओं के अपने चयन की कारण बताइए। औद्योगिक क्रांति। ब्रिटेन में 1870, ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। इस क्रांति के ब्रिटेन में दूरगामी प्रभाव हुए। बाद में यूरोप के देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे ही परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों का उन देशों तथा शेष विश्व के समाज और अर्थव्यवस्था पर भी काफी प्रभाव पड़ा। इधर वह दूसरा औद्योगिक क्रांति लगभग 1850 के बाद आई और इसमें रसायन तथा बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार हुआ। उस दौरान ब्रिटेन, जो पहले विश्व भर में औद्योगिक शक्तियों के रूप में अग्रणी था, पिछड़ गया और जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका उससे आगे निकल गए। ब्रिटेन में औद्योगिक विकास का यह चरण नई मशीनों और तकनीकियों से गहराई से जुड़ा है। इन मशीनों तथा तकनीकों ने पहले ही हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया। इस अध्याय में कपास और लोहा उद्योग में हुए परिवर्तन की रूपरेखा दी गई। ब्रिटेन के उद्योगों में शक्ति के एक नए स्रोत के रूप में भाप का व्यापार रूप से प्रयोग होने लगा है। इसके प्रयोग से जहाज और रेलगाड़ी द्वारा परिवहन की गति अधिक तेज हो गई। जिन आविष्कारकर्ताओं तथा व्यापारियों ने ये परिवर्तन लाने में योगदान दिया था, उनमें से बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से न तो धनवान थे और न ही वे बुनियादी विज्ञानों जैसे भौतिक तथा रसायन में शिक्षित थे। जैसा कि उनमें से कुछ वैज्ञानिकों की पृष्ठभूमि पर नजर डालने से पता चलेगा, आगे चलकर औद्योगिकरण की वजह से कुछ लोग तो समृद्ध हो गए, पर इसके प्रारंभिक दौर को लाखों लोगों के कारण करने की खराब और बदतर रहन सहन की परिस्थिति से जोड़ा जाता है। इनमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल हैं। इसके विरोध भड़क उठा। फलस्वरूप सरकार को कार्य करने की परिस्थितियों के नियंत्रण के लिए कानून बनाने पड़े। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों जैसे फ्रांस के जॉर्जिस मिचले और जर्मनी के फ्राइडेल एंजल्स द्वारा किया गया। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक और अर्थशास्त्री आर्नल्ड टायनबी 1852 से 1883 द्वारा इन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया, जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 और 1820 के बीच हुए थे। इस दौरान ब्रिटेन में जॉर्ज तृतीय का शासन था और उसके बारे में टायनी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कई व्याख्यान दिए थे। उनकी व्याख्यान उनकी असामयिक मृत्यु के बाद 1884 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था लेक्चर ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर स्टेज नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पर व्याख्यान, लोकप्रिय अभिभाषण, टिप्पणियां और अन्य अंश। परिवर्तित इतिहास का टी.एस. एस्टसन, पॉल मॉन्टूक्स और एरिक हॉब्सबॉम मोटे तौर पर टायनबी के विचार से सहमत थे। 1880 के दशक में से 1820 के दौरान कपास और लोहे उद्योगों, कोयले खनन, सड़कों और नहरों के निर्माण और विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हुई। एस्टन 1968 ने तो इस औद्योगिक क्रांति का उत्सव मनाया जब इंग्लैंड छोटी छोटी मशीनों और कल पुर्जों की बढ़त से मानो अपलावित हो गया। ब्रिटेन क्यों? ब्रिटेन पहला देश जिसने सर्वप्रथम आधुनिक औद्योगिकीकरण का अनुभव किया था। यह 17वीं शताब्दी से राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ तथा संतुलित रहा था और इसके 3 हिस्से इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड
पर एक ही राजतंत्र यानी सम्राट का एक छत्र शासन रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था, एक ही सिक्का मुद्रा प्रणाली और एक ही बाजार व्यवस्था थी। इस बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरणों का कोई हस्तक्षेप नहीं था, यानी वे अपने इलाके से होकर गुजरने वाले माल पर कोई कर नहीं लगा सकते थे, जिससे कि उसकी कीमत बढ़ जाती थी। 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते मुद्रा का प्रयोग विनिमय यानी आदान प्रदान के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से होने लगा था। तब तक बहुत से लोग अपनी कमाई वस्तुओं की बजाय मजदूरी और वेतन के रूप में पाने लगे। इससे लोगों को अपनी आमदनी से खर्च करने के लिए अधिक विकल्प प्राप्त हो गया और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का विस्तार हो गया। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, जिसके बाद में कृषि क्रांति कहा गया। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्ति के आसपास छोटे छोटे खेत फार्म खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक जमीनों को घेर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन की वृद्धि हुई। इससे भूमिहीन किसानों और गांव की सार्वजनिक जमीनों पर अपने पशु चरवाहे चराने वाले चरवाहे और पशुपालकों को कहीं और काम धंधा तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनमें से अधिकांश तो लोग आसपास के शहरों में चले गए। शहर और व्यापार और वित्त। 18वीं शताब्दी से यूरोप में के बहुत से शहर क्षेत्रफल और आबादी दोनों ही दृष्टि से बढ़ने लगे। यूरोप के जिन 19वीं शहरों की आबादी सन 1750 से 1850 के बीच दुगुनी हो गई थी, उनमें से 11 ब्रिटेन में थे। इन 11 शहरों में लंदन सबसे बड़ा था, जो देश के बाजार का केंद्र था। बाकी बड़े बड़े शहर भी लंदन के आसपास ही स्थित थे। लंदन ने संपूर्ण विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। 18वीं शताब्दी के आते आते भूमंडलीय व्यापार का केंद्र इटली और फ्रांस के भूमध्य सागरीय पत्तनों बंदरगाहों से हटकर और हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक पत्तनों पर आ गया। इसके बाद तो लंदन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में एम्स्टर्डम का स्थान ले लिया। साथ ही लंदन इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच स्थापित त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र भी बन गया। अमेरिका और एशिया में व्यापार करने वाली कंपनियों ने कार्यालय भी लंदन में थे। इंग्लैंड में विभिन्न बाजारों के बीच माल की आवाजाही प्रमुख रूप से नदी मार्ग से और समुद्री तट तक सुरक्षित खाड़ियों में पानी की जहाजों से होती थी। रेल मार्ग का प्रसार होने तक जल मार्गों द्वारा परिवहन स्थल मार्गों की तुलना में सस्ता पड़ता था और उसमें समय भी कम लगता था। काफी पहले यहाँ तक सन 1724 से इंग्लैंड के पास नदियों के जरिए लगभग 1160 मील लंबा जलमार्ग था, जिसमें नौकाएं चल सकती थी और पहाड़ी इलाकों को छोड़कर देश के अधिकांश स्थान नदियों से अधिक 15 मील की दूरी पर थे। चूंकि इंग्लैंड की नदियों के सभी नौचालनीय भाग समुद्र से जुड़े हुए थे। ये अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध लेखक ओलिवियर गोल्डस्मिथ ने 1728 में से 74 ने अपनी कविता उजड़ा गांव दी डेजर्ट विलेज में इस स्थिति का चित्रण किया है। कुछ पंक्तियां देखिए। वे इंसान जो अपने धन और अहंकार से पनप रहा है, उस जमीन के लिए गरीबों ने अपना सब कुछ हारा। वे जमीन जहां उसकी झील बनी है, वे जमीन जहां उसके बागीचे के आगे चारों ओर फैली हुई है, उस जगह जहां उसके घोड़े बंधे हैं और वहां जहां घोड़े के साजो सामान रखे जाते हैं, और वहीं जहां उनके कुत्ते रह करते हैं। वे रेशमी आलस्य जिसमें उसके अंग ढके हैं। न जाने कितने पड़ोसी खेतों की आंधी से ज्यादा उपजों को छीना है जुड़े हुए थे। इसीलिए नदी पोतों के जरिए ढोया जाने वाला माल समुद्री तटीय जहाजों तक तटपोतों पोस्टर कहा जाता था आसानी से ले जाया और सौंपा जा सकता था। सन 1800 तक इन पोस्टर तटपोतों पर काम करने वाले नाविकों की संख्या
1 लाख तक पहुंच गई थी। देश की वित्तीय प्रणाली का केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में स्थापित था। 1784 तक इंग्लैंड में कुल मिलाकर 100 से अधिक प्रांतीय बैंक थे और अगले 10 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 3 गुनी हो गई। 1820 के दशक तक प्रांतों में 600 से अधिक बैंक थे और अकेले लंदन में ही 100 से अधिक बैंक थे। बड़े बड़े औद्योगिक उद्यम स्थापित करने और चलने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन इन्हीं बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे। 1780 के दशक से 1850 के दशक तक ब्रिटेन में जो औद्योगिकीकरण हुआ उसके कुछ कारण ऊपर बताए जा चुके हैं। गांव से आए अनेक गरीब लोग नगरों में काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए आवश्यक ऋण राशि उपलब्ध कराने के लिए बैंक मौजूद थे और परिवहन के लिए एक अच्छी व्यवस्था उपलब्ध थी। क्रियाकलाप 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड और विश्व के अन्य भागों में हुए उन परिवर्तनों का विकास क्रम पर चर्चा कीजिए। उनमें ब्रिटेन में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिला। आगे के पृष्ठों में 2 नए कारकों का वर्णन किया गया। प्रौद्योगिक परिवर्तन की श्रृंखला जिसने उत्पाद के स्तरों में अचानक वृद्धि कर दी और एक नया परिवहन तंत्र जो रेल मार्ग के निर्माण से तैयार हो गया। इन दोनों का विकास कार्यक्रमों के मामलों में यदि बीच के समय को सावधानी पूर्वक देखा जाए तो यही पता चलेगा कि इन विकास क्रमों और उनके व्यापक इस्तेमाल के बीच कुछ दशकों का अंतराल रहा था। इसीलिए कोई यह नहीं न समझे कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक कोई नया आविष्कार होते ही उद्योग में तत्काल उसका प्रयोग शुरू हो गया। 18वीं शताब्दी में कुल मिलाकर जो 26,000 आविष्कार हुए उनमें से आधे से अधिक आविष्कार 1782 से 1800 तक की कालावधि में हुए थे। इन आविष्कारों के कारण अनेक परिवर्तन हुए। हम इन परिवर्तनों में से केवल 4 बड़े परिवर्तन अर्थात लोहे उद्योग का रूपांतरण, कपास की कताई और बुनाई, भाप की शक्ति का विकास और रेल मार्गों की शुरुआत पर चर्चा करेंगे। कोयला और लोहा। इंग्लैंड इस मामले में सौभाग्यशाली था कि वह मशीनीकरण में काम आने वाली मुख्य सामग्री कोयला और लोहा बहुतायत से उपलब्ध थी। इसके अलावा वहाँ उद्योग में काम आने वाले अन्य खनिज जैसे सीसा, तांबा और राग टीन भी खूब मिलते थे। किंतु 18वीं शताब्दी तक वहाँ इस्तेमाल योग्य लोहे की कमी थी। लोहा प्रगलन में स्मेल्टिंग की प्रक्रिया के द्वारा लौह खनिज में से शुद्ध तरल धातु के रूप में निकाला जाता था। सदियों तक इसे प्रगलन ये चित्र में दिखाया गया है। कोल ब्रूडेल का चित्र धमनी भट्टियां बाएं और मध्य भाग में और काठ कोयले की भट्टियां दाएं से F.Y. बर्स द्वारा की गई चित्रकारी ये चित्र में दाएं से दिखाई गई हैं। देख सकते हैं भट्टियां जल रही हैं। प्रक्रिया के लिए काठ कोयले चारकोल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इस कार्य की कई समस्याएं थी। काठ कोयला लंबी दूरी तक ले जाने की प्रक्रिया में टूट जाया करता था। इसकी अशुद्धताओं के कारण घटिया किस्म के लोहे का भी उत्पाद होता था। यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं था क्योंकि लकड़ी के लिए जंगल काट लिए गए थे और यह उच्च तापमान पैदा नहीं कर सकता था। इस समस्या को कई वर्षों से हल ढूंढा जा रहा था। अंततः श्रोपशायर के एक डर्बी परिवार ने स्वयं लौ उस्ताद थे इस समस्या को हल निकाल लिया। आधी शताब्दी के दौरान इस परिवार ने 3 पीढ़ियों के दादा, पिता और पुत्र जो अब्राहम डर्बी के नाम से पुकारे जाते थे धातु कर्म उद्योग में क्रांति ला दी। इस क्रांति का प्रारंभ 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी 1777 से 1717 द्वारा किए गए आविष्कार से हुआ। यह धमनी भट्टी ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार था जिसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया। कोक में उच्च तापमान उत्पन्न करने की शक्ति थी और वह पत्थर के कोयले से गंधक तथा अपद्रव्य मिलाकर तैयार किया जाता था। इस आविष्कार का फल यह हुआ कि तब से भट्टियों को काठ कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इन भट्टियों में जो पिघला हुआ लोहा निकलता था उससे पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई की जा सकती थी।
इस प्रक्रिया में कुछ और आविष्कार द्वारा आगे के सुधार किए गए। द्वितीय डर्बी 1711 से 68 के ढलवा लोहे पिग आयरन और पिटवा लोहे वोरोट्स आयरन पिटवा लोहे रफ्ट आयरन का विकास किया जो कम भंगुर था। हेनरी कोर्ट 1740 से 1823 ने ओ आलोंड भट्टी प्लोडिंग फर्नेस जिसमें पिघले लोहे में से अशुद्धियों को दूर किया जा सकता था और बेलन मिल रोलिंग मिल का आविष्कार किया जिसमें परिशोधित लोहे से छड़ तैयार करने के लिए भाप की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। अब लोहे से अनेक उत्पाद बनाना संभव हो गया। चूंकि लोहे की में टिकाऊपन अधिक था इसीलिए इसे मशीनों और रोजमर्रा की चीजें बनाने के लिए लकड़ी से बेहतर सामग्री माना जाने लगा। लकड़ी तो जल या कट फट सकती थी लेकिन लोहे के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को नियंत्रित किया जा सकता था। 1770 के दशक में जो बिलिंगसन 1728 से 1808 ने सर्वप्रथम लोहे की कुर्सियां आसवस तथा शराब की भट्टियों के लिए टिकिया वेट्स और लोहे के सभी आकार के नालियां पाइपों बनाई। 1779 में तृतीय डर्बी ने 1750 से 91 ने विश्व में पहला लोहे का पुल कोलब्रुकडेल में सोवर्न नदी पर बनाया। बिलिंगसन ने पानी की पाइपों पेरिस को पानी की आपूर्ति के लिए 40 मील लंबी पहली बार ढलवा लोहे से बनाई। उसके बाद लोहा उद्योग कुछ खास क्षेत्रों में कोयला खनन तथा लोहा प्रगलन की मिलीजुली इकाइयों के रूप में केंद्रित हो गया। यह ब्रिटेन का सौभाग्य ही था कि वहाँ एक ही द्रोणी क्षेत्र बेसिन यहाँ तक कि एक ही पट्टियों में उत्तम कोटि का कोकिंग कोयला और उच्च स्तर का लोहा खनिज साथ साथ पाया जाता था। ये द्रोणी क्षेत्र पतन के पास ही थे। ये चित्र में पहला चित्र है। ये ब्रुकडेल के पास ढलवा लोहे का पुल विलियम बिलिंगसन द्वारा चित्रकारी 1780 में बनाया गया है। आगे चलकर यह इलाका आयरन ब्रिज नामक गांव के रूप में विकसित हो गया। ब्रिटेन का मानचित्र एक लौह उद्योग दिखाया गया। स्कॉटलैंड लोहे और कोयले उत्पाद क्षेत्र स्टार वाले से दिखाए गए हैं। न्यू कैसल उत्तरीय सागर के बगल में, यॉर्कशायर, लीड्स, मैनचेस्टर, लिवरपूल, शेफील्ड, लंकाशायर, आयरिश सागर, श्रापशायर, बर्मिंघम, इंग्लैंड, वेल्स, स्वान सागर, ब्रिस्टल चैनल, ब्रिस्टल्स, लंदन, कॉर्नवाल्स, इंग्लिश चैनल और फ्रांस। वहाँ ऐसे 5 तटीय कोयला क्षेत्र थे जो अपने उत्पाद को लगभग सीधे ही जहाजों में लदवा सकते थे। क्योंकि कोयले क्षेत्र समुद्र तट के पास ही थे इसीलिए जहाज निर्माण का कारोबार और नौ परिवहन का व्यापार खूब बढ़ा। ब्रिटेन के लौह उद्योग ने 1800 से 1830 के दौरान अपने उत्पाद को चौगुना बढ़ा लिया और उसका उत्पाद पूरे यूरोप में सबसे सस्ता था। 1820 में 1 टन ढलवा लोहे बनाने के लिए 8 टन कोयले की जरूरत होती थी, किंतु 1850 तक आते आते यह मात्रा घट गई और केवल 2 टन कोयले से ही 1 टन ढलवा लोहा बनाया जाने लगा। 1848 तक यह स्थिति आई कि ब्रिटेन द्वारा पिघलाए जाने वाले लोहे की मात्रा काफ़ी सारी दुनिया द्वारा कुल मिलाकर पिघलाए जाने वाले लोहे से अधिक थी। क्रियाकलाप 2, आयरन ब्रिज गोर्ज आज एक प्रमुख विरासत स्थल है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? कपास की कताई और बुनाई। ब्रिटिश हमेशा ऊन और सन लिनन बनाने के लिए से कपड़ा बुना करते थे। 17वीं शताब्दी से इंग्लैंड भारत से बड़ी लागत पर सूती कपड़े का गांठ का आयात करता रहा था, लेकिन जब भारत के हिस्सों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीति स्थापित हो गया तब इंग्लैंड ने कपड़ों के साथ साथ कच्चे कपास रुई का आयात करना शुरू कर दिया, जिसकी इंग्लैंड में आने पर कताई की जाती थी और उससे कपड़े बुना जाता था। 18वीं सदी के प्रारंभ
वर्षों में कताई का काम इतनी धीमी गति और मेहनत से किया जाता था कि एक बुनकर को व्यक्त करने के लिए आवश्यक धागा काटने के लिए 10 काटने वाले अधिकतर स्त्रियां स्पिनर, जिसमें अंग्रेजी भाषा में शब्द प्रयुक्त स्प्रिंटर्स बना है, की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए काटने वाले दिन भर कताई के काम में लगे रहते थे और बुनकर बुनाई के लिए धागे के इंतजार में समय बर्बाद करते थे। लेकिन औद्योगिक के क्षेत्र में अनेक आविष्कार हो जाने के बाद कच्ची रुई की काट कर उसका धागा बनाने और उससे कपड़ा बनाने की रफ्तार के बीच पहले से जो अंतर था वह खत्म होने करने में सफलता मिल गई। इस कार्य को और अधिक कुशलतापूर्वक करने के लिए उत्पादक का काम धीरे धीरे कताईगारों और बुनकरों के घर से हटकर फैक्ट्री यानी कारखानों में चला गया। ये चित्र में एक स्त्री को खतरनाक स्थिति में अपने गांव से ट्रेडमिल पांव चक्की चलाते हुए दिखाया गया है। ये पांव चक्की चलाती हुई महिला, देखिए पांव चक्की ऐसे होता है। पहली उड़न तरीक करके फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार जॉन ने 1704 से 64 द्वारा 1733 में बनाए गए फ्लाइंग शटल लूम यानी उड़न तरीक करके की सहायता से कम समय में अधिक चौड़े कपड़े बनाने संभव हो गए। परिणाम स्वरूप कताई की तत्कालीन रफ्तार में भी जितना धागा बनता था उससे कहीं ज्यादा मात्रा में धागे की जरूरत होने लगी। दूसरी जेम्स हरग्रीज 1720 से 1778 द्वारा 1765 में बनाई गई कताई मशीन स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन थी जिस पर एक अकेली व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकती थी। इससे बुनकर को उनकी आवश्यकता से अधिक तेजी से धागे मिलने लगे। तीसरी रिचर्ड आर्कराइट 1732 से 1792 द्वारा 1769 में आविष्कृत वाटर फ्रेम नामक की मशीन द्वारा पहले से अधिक मजबूत धागा बनाए जाने लगा। इससे लिनन और सूती धागे दोनों को मिलाकर कपड़ा बनाने के बजाय अकेले सूती धागे से ही विशुद्ध सूती कपड़ा बनाए जाने लगे। म्यूल, चौथी बात, म्यूल एक ऐसी मशीन का उपनाम था जो 1779 में सैमुअल क्राफ्ट जो 1759 से 1827 तक द्वारा बनाई गई थी। इससे कटा हुआ धागा बहुत मजबूत और बढ़िया होता था। पांचवी, कपड़ा उद्योग में उन मशीनों के आविष्कार का दौर जो कताई तथा बुनाई कार्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए बनाई जा रही थी। एडमंड कार्टराइट 1743 से 1823 द्वारा 1787 में पावरलूम यानी शक्ति चालित करके के आविष्कार के साथ समाप्त हो गया। पावरलूम को चलाने बहुत आसान था। जब भी धागा टूटता वह अपने आप काम करना बंद कर देता और इससे किसी भी तरह के धागे से बुनाई की जा सकती थी। 1830 के दशक से कपड़ा उद्योग में नई मशीनें बनाने की बजाय श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। मानचित्र 2 में ब्रिटेन सूती कपड़ा उद्योग, स्कॉटलैंड ग्लासगो ये सूती वस्त्र उद्योग को बिंदु की तरह दिखाया गया। उत्तरी सागर न्यू कैसल, यॉर्कशायर, लीड्स, मैनचेस्टर, लंकाशायर, आयरिश सागर, बर्मिंघम, नॉटिंघम, लीसेस्टर, इंग्लैंड, वेल्स, ब्रिटिश चैनल, लंदन और इंग्लिश चैनल और फ्रांस। 1780 के दशक में कपास उद्योग कई रूपों में ब्रिटिश औद्योगिकरण का प्रतीक बन गया। इस उद्योग को दो प्रमुख विशेषताएं थी जो अन्य उद्योगों में दिखाई देती थी। कच्चे माल के रूप में आवश्यक कपास संपूर्ण रूप में आयातित करना पड़ता था और जब इससे कपड़ा तैयार हो जाता था तो अधिकांश भाग बाहर निर्यात किया जाता था। इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए इंग्लैंड के पास अपने औपनिवेशिक होना जरूरी था, जिससे कि इन उपनिवेशों से कच्चे कपास भरपूर मात्रा में मंगाई जा सके और फिर इंग्लैंड में उससे कपड़ा बनाकर उन्हें उपनिवेशों के बाजार में भेजी जा सके। यह उद्योग प्रमुख रूप से कारखानों में काम करने वाली स्त्रियों तथा बच्चों पर बहुत ज्यादा निर्भर था। इससे औद्योगिकरण के प्रारंभिक काल की घिनौनी तस्वीरें सामने आती है, जिसका वर्णन आगे किया गया है। भाप की शक्ति, वाटर
वाट के आविष्कार भाप के इंजन तक ही सीमित नहीं था। उसने दस्तावेजों को नकल तैयार करने के लिए एक रासायनिक प्रक्रिया का भी आविष्कार किया था। उसने नापने की एक इकाई भी बनाई थी जो पुराने सर्वत्र स्रोत घोड़े की शक्ति के साथ यांत्रिक शक्ति की तुलना पर आधारित थी। वाट की माप इकाई यानी अश्व शक्ति हॉर्स पावर एक घोड़े के 1 मिनट में 1 फुट 0.3 मीटर तक 33,000 पाउंड 14,996 केजी वजन उठाने की क्षमता के समकक्ष थी। अश्वशक्ति को विश्व में सर्वत्र यांत्रिक ऊर्जा के सूचक के रूप में काम में लाया जाता है। ये एक घोड़े का तुलना इससे किया गया है। भाप शक्ति जब यह पता चला कि भाप अत्यधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है तो यह बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। द्रव चलित शक्ति के रूप में जल भी सदियों से ऊर्जा का रूप प्रमुख स्रोत बना रहा, लेकिन इसका उपयोग कुछ खास इलाकों, मौसमों और जल प्रवाह की गति के अनुसार सीमित रूप से ही किया जाता था। लेकिन अब इसका एक अलग रूपों में प्रयोग किया जाने लगा। भाप की शक्ति उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती है, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला ऐसा स्रोत है जो मशीनरी बनाने के लिए भी भरोसेमंद और कम खर्चीला था। भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम खनन उद्योग में किया गया। जब कोयले और धातुओं की मांग बढ़ी तो उन्हें और भी अधिक गहरा खानों में निकालने के प्रयासों में तेजी आई। खानों में अचानक पानी भर जाने भी एक गंभीर समस्या थी। थॉमस सेवरी 1650 से 1715 ने खानों से बाहर पानी निकालने के लिए 1698 में माइनर्स फ्रेड खनन मित्र नामक एक भाप के इंजन का मॉडल बनाया। ये इंजन छिछली गहराई में धीरे धीरे कम काम करते थे और अधिक दबाव हो जाने पर उनका वाष्पीकृत बॉयलर फट जाता था। भाप का एक और इंजन 1712 में थॉमस न्यूकॉमन 1635 से 1729 द्वारा बनाया गया। इसमें सबसे बड़ी काम यह थी कि सघन बेलनाकार केडेंसिंग सिलेंडर में लगातार ठंड होते रहने से इसकी ऊर्जा खत्म होती रहती है। भाप के इंजन का इस्तेमाल 1769 तक केवल कोयले की खानों में होता था। जब जेम्स वाट ने 1736 से 1819 ने इसका एक और प्रयोग खोज निकाला। वाट ने एक ऐसी मशीन विकसित की जिसमें भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप के बजाय कई पावर मूवर यानी प्रमुख चालक मूवर के रूप में काम देने लगा, जिससे कारखानों में शक्ति चालित मशीनों को ऊर्जा मिलने लगी। एक धनी निर्माता मैथ्यू बाल्टन ने 1728 से 1809 की सहायता से वाट ने 1775 में बर्मिंघम में सोहो फाउंडरी का निर्माण किया। इस फाउंडरी से वाट के स्टीम इंजन बराबर बढ़ती गई संख्या में बनाकर निकलने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वाट के भाप इंजन ने द्रव चलित शक्ति का स्थान लेना शुरू कर दिया। 1800 के बाद अधिक हल्की और मजबूत धातुओं के इस्तेमाल से, अधिक स्टिक मशीन और औजार के निर्माण से और वैज्ञानिकी जानकारी के अधिक व्यापक प्रसार से भाप के इंजन की प्रौद्योगिकी और अधिक विकसित हो गई। पहले धातु को पीसने के लिए चक्के चलाने का काम घोड़ों से लिया जाता था, लेकिन बाद में भाप की शक्ति के इस्तेमाल से जनशक्ति और अश्वशक्ति पर मनुष्य की निर्भरता कम हो गई। 1840 की स्थिति में यह थी कि ब्रिटेन में बने भाप के इंजन ही संपूर्ण यूरोप में आवश्यक ऊर्जा की 70% से अधिक अश्वशक्ति उत्पादन कर रहे थे। नहरें और रेल। प्रारंभ में नहरें कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए बनाई गई। इसका कारण यह था कि कोयले को उसके परिमाण और भार के कारण सड़क मार्ग से ले जाने में समय बहुत लगता था और उस पर खर्च भी अधिक आता था, जबकि उसे बाजारों में भरकर नहरों के रास्ते ले जाने में समय और खर्च दोनों ही कम लगते थे। औद्योगिक ऊर्जा के लिए शहरों में गर्म
करने या उसमें रोशनी करने के लिए कोयले की मांग बराबर बढ़ती रही। इंग्लैंड में पहली बार नहर वर्सली कैनाल 1761 में जेम्स ब्रिडाली 1716 से 72 द्वारा बनाई गई, जिसका प्रयोजन केवल यही था कि जिसके जरिए वर्सेल मैनचेस्टर के पास के कोयले भंडारों से शहरों तक कोयला ले जाया जाए। इस नहर के बन जाने के बाद कोयले की कीमत घटकर आधी हो गई। नहरें आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपनी जमीनों पर स्थित खानों, खदानों या जंगलों के मूल्य को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। नहरों के आसपास से जुड़ जाने से नए नए स्रोत शहरों में बाजार बन गए। उदाहरण के लिए बर्मिंघम शहर का विकास केवल इसलिए तेज हुआ क्योंकि वहां लंदन ब्रिटिश चैनल और मर्सी तथा हम्बर नदियों के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणाली के माध्यम में स्थित था। 1760 से 1790 के बीच नहरें बनने की 25 नई परियोजनाएं शुरू की गई। 1788 से 1796 तक की नहरोन्माद कैनाल मैन मनिया के नाम से पुकारने जाने वाली अवधि में 46 नई परियोजनाएं हाथ में ले ली गई और उसके बाद अगले 60 वर्ष में अनेकानेक नहरें बनाई गई, जिनकी लंबाई कुल मिलाकर 4000 मील से अधिक थी। पहली भाप से चलने वाले रेल का इंजन स्टीफनसन का रॉकेट 1814 में बना। अब रेलगाड़ी परिवहन का एक ऐसा नया साधन बन गई जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी, सस्ती और तेज भी थी और माल तथा यात्री दोनों को ढो सकती थी। इस साधन में एक साथ दो आविष्कार सम्मिलित थे। लोहे की पटरी, जिसमें 1760 के दशक में लकड़ी की पटरी की स्थान ले लिया, और भाप के इंजन द्वारा इस लोहे की पटरी पर रेल के डिब्बे की खिंचाई। रेलवे के आविष्कार के साथ औद्योगिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया। 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने 1771 से 1833 के एक इंजन का निर्माण किया, जिसे पफंग डेविल यानी फुफकारने वाला दानव कहते थे। यह इंजन ट्रकों को कार्नवाल से उस खानों के चारों ओर खींचकर ले जाता था जहां रिचर्ड काम करता था। 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफनसन ने 1781 से 1848 ने एक रेलवे इंजन बनाया जिसे बल्चर बल्चर कहा जाता था। यह इंजन 30 टन भार 4 मील प्रति घंटा की रफ्तार से एक पहाड़ी पर ले जा सकता था। सर्वप्रथम 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच 9 मील लंबा रेल मार्ग 24 किलोमीटर प्रति घंटा 15 मील प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे में रेल द्वारा तय किया गया। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्गों से जोड़ दिया गया। 20 वर्ष के भीतर रेल का 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना एक आम बात हो गई। 1830 के दशक में नहरों के रास्ते परिवहन से अनेक समस्याएं दिखाई दी। नहरों के कुछ हिस्सों में जलपोत की भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की रफ्तार धीमी पड़ गई और पाले बाढ़ या सूखे के कारण इनके इस्तेमाल का समय भी सीमित हो गया। अब रेल मार्ग ही परिवहन का सुविधाजनक विकल्प दिखाई देने लगा। 1830 से 1850 के बीच ब्रिटेन में रेल पथ कुल मिलाकर 2 चरणों में लगभग 6000 मील लंबा हो गया। 1833 से 37 के छोटे रेल मार्ग के दौरान 1400 मील लंबी रेल लाइनें बनी और 1844 से 47 के बड़े रेल उन्माद के दौरान फिर 9500 मील लंबी रेल लाइन बनाने की मंजूरी दी गई। इस संपूर्ण कार्य में कोयले और लोहे का भारी मात्रा में उपयोग किया गया। बड़ी संख्या में लोगों को काम पर लगाया गया और निर्माण तथा लोक कार्य उद्योग की क्रियाकलापों में तेजी लाई गई। 1850 तक आते आते अधिकांश इंग्लैंड रेल मार्गों से जुड़ गया। आविष्कारक कौन थे? पता लगाना अवश्य ही रुचिकर होगा कि
कि वे लोग कौन थे जिनके प्रयत्नों से ये परिवर्तन हुए। उनमें से कुछ लोग प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे, भौतिक तथा रसायन जैसे बुनियादी वैज्ञानिकों ने की शिक्षा 19वीं सदी के आखिरी दशकों तक अत्यंत सीमित थी और ऊपर बताए गए प्रौद्योगिकी आविष्कार तब तक हो चुके थे। चूंकि इन आविष्कारों को संपन्न करने के लिए भौतिक और रासायनिक विज्ञान के उन सिद्धांतों या नियमों की पूर्ण जानकारी होना जरूरी नहीं था जिन पर वे आविष्कार आधारित थे, इसीलिए वे वैज्ञानिक प्रगतियां प्रभावशाली लेकिन अंतःप्रज्ञ विचारकों तथा लगनशील प्रयोगकर्ताओं द्वारा की गई। उन्हें इस तथ्य से भी सहायता मिली कि इंग्लैंड में कुछ विशिष्टताएं थी जो अन्य यूरोपीय देशों में नहीं थी। इंग्लैंड में 1760 से 1800 के बीच दर्जनों वैज्ञानिक पत्रिकाएं और अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए गए, यहाँ तक कि वहाँ छोटे कस्बों में भी ज्ञान पिपासा सर्वत्र व्यापक व्याप्त थी। इस प्यास को कला समाज सोसाइटी आप 1754 में स्थापित के क्रियाकलापों द्वारा घूमने फिरने वाले व्याख्यात्मकाओं द्वारा अथवा उन काफी हाउसों में जिनकी संख्या 18वीं शताब्दी में कई गुना बढ़ गई थी, विचार विनिमय द्वारा बुझाया गया। अधिकतम आविष्कार वैज्ञानिकों ज्ञान के अनुप्रयोग की अपेक्षा दृढ़ रुचि जिज्ञासा यहाँ तक कि भाग्य के बल पर ही हुआ। कपास उद्योग क्षेत्रों के कुछ आविष्कारक जैसे जॉन के तथा हेम्स हरग्रीज बुनाई और बढ़ईगिरी से परिचित थे, किंतु रिचर्ड आर्कराइट एक नाई और बालों की बिंग बनाने वाला था। सैमुअल क्राफ्टमैन तकनीकी दृष्टि से कुशल नहीं था। वह एडमंड कार्टराइट ने साहित्य और विज्ञान और कृषि का अध्ययन किया था। प्रारंभ में इसकी इच्छा पादरी बनने की थी। वह यांत्रिक के बारे में बहुत कम जानता था। इसके विपरीत भाप इंजनों के क्षेत्र में थॉमस सेवरी एक सेना अधिकारी था। थॉमस न्यूकोमेन एक लुहार तथा तालासाज था तथा जेम्स वाट का यंत्र संबंधी कामकाज की और बहुत झुकाव था। उन सब में अपने अपने आविष्कार के प्रति कुछ संगत ज्ञान आवश्यक था। सड़क निर्माता जॉन मेटकॉफ, जिसने स्वयं व्यक्तिगत रूप से सड़कों की सतहों का सर्वेक्षण किया था और उनके बारे में योजना बनाई थी। अंधा था नहर निर्माता जेम्स ब्रिडेल, जो लगभग निरक्षर था। शब्दों की वर्तनी के बारे में उसका ज्ञान इतना कमजोर था कि वह नौचालन नेविगेशन शब्द का सही वर्तनी कभी न बता सका, लेकिन उसमें गजब की स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति और एकाग्रता थी। परिवर्तित जीवन, इसीलिए इन वर्षों के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाना संभव हो पाया। इसी प्रकार ऐसे धनवान लोग भी बहुत थे जिन्होंने जोखिम उठाकर उद्योग धंधे में इस आशा से पूंजी निवेश किया कि इससे उन्हें मुनाफा होगा और उनके धन में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। अधिकांश मामलों में यह धनराशि यानी पूंजी कई गुना बढ़ी। धन में माल, आय, सेवाएं और ज्ञान और उत्पादक कुशलता के रूप में अचानक वृद्धि हुई, लेकिन इसका मनुष्यों को दूसरे रूप में भारी खामियाजा उठाना पड़ा। इससे परिवार टूट गया, पुराने पते बदल गए और लोगों को नई जगहों पर रहना पड़ा। शहर विकृत होने लगे और कारखानों में काम करने की परिस्थितियां एकदम बिगड़ गई। इंग्लैंड में 50,000 से अधिक की आबादी वाले नगरों की संख्या 1750 में केवल 2 थी, जो बढ़ते बढ़ते 1850 में 29 हो गई। आबादी में जिस रफ्तार से बढ़ोतरी हुई, उस रफ्तार में से रहन सहन के अन्य साधनों में वृद्धि नहीं हो पाई। वहां रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। सफाई और स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था में भी बढ़ती हुई शहरी आबादी के मुताबिक सुधार नहीं हुआ था। बाहर ये चित्र दूसरी बाईं ओर कोलब्रुकडेल में बढ़ई और अन्य कामगारों के लिए 1783 में कंपनी द्वारा बनाया गया आवास। बाईं ओर डर्बी परिवार के बंगले विलियम वेस्टवुड द्वारा चित्रित 1835 में ये बंगले दिखाई देने से आकर बसे लोगों को नगरों में कारखानों के आसपास भीड़ भाड़ वाली गंदी बस्तियों में रहना पड़ा। जब धनवान लोग नगर छोड़कर आसपास के उपनगरों में साफ सुथरा मकान बनाकर रहने लगे, जहां की हवा स्वच्छ थी और पानी पीने भी साफ एवं सुरक्षित था। नरक द्वार। एडवर्ड कॉर्पोरेटर ने 1881 के आसपास अपनी कविता एक विनिमयकारी नगर में
इन मैन्युफैक्चरिंग टाउन में स्थित ई का वर्णन इस प्रकार किया है। जब मैं उसका उदास शहर में बेचैन और निराशा घूम रहा था, तो मैंने वहाँ अफरा तफरी से परेशान लोगों देखे जो मानो नरक के किसी दरवाजे हेड्स में भूतों की तरह आ जा रहे थे। मैंने आकाश में ऊंची उठी चिमनियों की लंबी कतारें देखी और देखे काले धुएं के बादल जो सूरज, आकाश और धरती को अपने बोझ से ढक रहे थे, और देखे कूड़े के बड़े बड़े ढेर जिन पर बच्चे रद्दी बटोर रहे थे। और फिर आधी छत वाले काले भद्दे मकान को देखी, नीचे बहती काली नदी। जब मैं इन सबको देख रहा था, तब मेरी नज़र दूर दराज के पूंजीपति मोहल्लों पर पड़ी, जहां महल नुमा मकान, लग बंगले, ऊंची ऊंची दीवारों वाले बागीचे, सुंदर सुंदरस लोनी गाड़ियां और उनके मालिक मानो दूर दूर तक पसरी गरीबी, जिसकी बदौलत वे धनवान बने थे, देखकर अपना मुंह पिचका रहे थे। यह सब देखकर मेरी तो रूह ही कांप उठी। मजदूर 1842 में किए गए एक सर्वेक्षण से यह पता चला कि वेतनभोगी मजदूर यानी कामगारों के जीवन की औसत अवधि शहरों में रहने वाले अन्य किसी भी सामाजिक समूहों के जीवन काल से कम थी। बर्मिंघम में यह 15 वर्ष, मैनचेस्टर में 17 वर्ष और डर्बी में 21 वर्ष थी। नए औद्योगिक नगरों में गांव से आकर रहने वाले लोग ग्रामीण लोगों की तुलना में काफी छोटी आयु में मर जाते थे। वहाँ पैदा होने वाले बच्चे में से आधे से तो बच्चे 5 साल की आयु प्राप्त करने से पहले ही चल बसते थे। शहरों की आबादी में वृद्धि वहाँ पहले से रह रहे परिवारों के नए पैदा हुए बच्चों से नहीं, बल्कि आ बाहर से आकर बसने वालों नए लोगों से होती थी। मौतें ज्यादातर उन महामारी के कारण होती थी जो जल प्रदूषण से, जैसे हैजा, कोलेरा तथा अंत्रशोथ टाइफाइड से, और वायु प्रदूषण से, जैसे क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस से होती थी। 1832 में हैजे का भीषण प्रकोप हुआ, जिसके 31,000 से अधिक लोग काल के गर्त में समा गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक स्थिति यह थी कि नगर प्राधिकारी जीवन की इन भयंकर परिस्थितियों की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे, और इन बीमारियों के निदान और उपचार के बारे में चिकित्सकों या अधिकारियों का कोई जानकारी नहीं था। औरतें, बच्चे और औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्रांति एक ऐसा समय था जब औरतों और बच्चों के काम करने के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। ग्रामीण गरीबों के बच्चे हमेशा घर में या खेतों में अपने माता पिता या संबंधियों की निगरानी की तरह तरह के काम किया करते थे, जो समय, दिन या मौसम के अनुसार बदलते रहते थे। इस प्रकार गांव में औरतें भी खेतों के काम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थीं। वे पशुओं का पालन पोषण करती थी, लकड़ियां इकट्ठा करती थी और अपने घर में चरखे चलाकर सूत काटती थी। कारखानों में काम करना इससे बिल्कुल अलग किस्म का होता था। वहां लगातार कई घंटों तक एक ही तरह का काम, कठोर अनुशासन तथा तरह तरह के दंड की भयावह परिणाम परिस्थितियों में कराया जाता था। मर्दों की मजदूरी मामूली होती थी, उसके अकेले घर का खर्च नहीं चल सकता था, जिसे पूरा करने के लिए औरतों और बच्चों को भी कुछ कमाना पड़ता था। ज्यों ज्यों मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता गया, काम पूरा करने के लिए मजदूरों की जरूरत कम होती गई। उद्योगपति मर्दों की बजाय औरतों और बच्चों को अपने यहाँ काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि वे एक तो उनकी मजदूरी कम होती थी, और दूसरे वे अपने काम की घटिया परिस्थितियों के बारे में भी कम आंदोलित हुआ करते थे। स्त्रियों और बच्चों को लंकाशायर और यॉर्कशायर नगरों के सूती कपड़ा उद्योग में बड़ी संख्या में काम पर लगाया जाता था। रेशम, फीते बनाने और बुनने के उद्योग धंधे में, और बर्मिंघम के धातु उद्योग में बच्चों के साथ साथ औरतों को ही अधिकतर नौकरी दी जाती थी। कपास काटने की जेनी जैसी अनेक मशीनें तो कुछ इसी तरह की अपनाई गई थी कि उनमें बच्चे ही अपनी फुर्तीले उंगलियों और छोटी सी कदकाठी के कारण आसानी से काम कर सकते थे। बच्चों का अक्सर कपड़ा मिलों में रखा जाता था, क्योंकि वहां सटा कर रखी गई मशीनों के बीच से छोटे बच्चे आसानी
ये चित्र में बर्मिंघम में गिल्ट बटन फैक्ट्री में काम करती हुई औरत का चित्र 1850 के दशक में बटन के निर्माण एवं व्यापार के में काम करने वाले कुल मजदूरों में से 2/3 मजदूर स्त्रियां और बच्चे थे। मर्दों के प्रति सप्ताह 25 शीलिंग मजदूर मिलती थी, जबकि उतने ही घंटों काम करने के लिए बच्चे को सिर्फ 1 शीलिंग और औरतों को 7 शीलिंग मजदूरी दी जाती थी। औरतों को कम मजदूरी 7 शीलिंग दी जाती थी से आ जा सकते थे। में बच्चों से कई घंटों तक काम लिया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें हर परिवार को भी मशीन साफ करने के लिए काम पर आना पड़ता था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ताजी हवा खाने या व्यायाम करने का कोई भी मौका नहीं मिलता था। कई बार तो बच्चे के बाल मशीनों में फंस जाते थे या उनके हाथ कुचल जाते थे, यहाँ तक कि बच्चे काम करते करते इतने थक जाते थे कि उन्हें नींद की झपकी आ जाती थी और मशीन में गिरकर मौत के मुंह में चले जाते थे। कोयले की खान भी कम करने के लिहाजा से बहुत खतरनाक होती थी। खानों की छतें धंस जाती थी अथवा वहां विस्फोट हो जाता था और चोट लगना तो वहां आम बात थी। कोयला खानों के मालिक कोयले के गहरे अंतिम छोर को देखने के लिए अथवा जहां जाना का रास्ता वयस्क के लिए बहुत संकरा था, वहां बच्चों को ही भेजते थे। छोटे बच्चे को कोयला खानों में टैंपर का काम भी करना पड़ता था। कोयला खानों में जब कोयला भरे डिब्बे इधर उधर ले जाते थे तो आवश्यकता अनुसार उन दरवाजों को खोलते और बंद करते थे, यहाँ तक कि वे कोल बियर्स के रूप में अपनी पीठ पर रखकर कोयले की भारी वजन भी ढोते थे। कारखानों के मालिक बच्चों से काम लेना बहुत जरूरी समझते थे ताकि वे अभी से काम सीखकर बड़े होकर उनके लिए अच्छा काम कर सके। ब्रिटिश फैक्ट्रियों के अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि फैक्ट्री मजदूर में से लगभग आधे न तो वहां 10 साल में से कम उम्र में और 28 मजदूर ने वहां 14 साल से कम उम्र की आयु में काम करना शुरू किया था। औरतों की को मजदूरी मिलने से न केवल वित्तीय स्वतंत्रता मिली बल्कि उनके आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन इससे जिन्हें जितना लाभ हुआ उससे कहीं ज्यादा हानि काम के अपमानजनक परिस्थितियों के कारण हुआ। अक्सर उनके बच्चे पैदा होते ही शैशवाकाल में मर जाते थे और उन्हें अपने औद्योगिक काम की वजह से मजबूर होकर शहर की घिनौने और गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। लंदन के गरीब मोहल्ले की एक गली फ्रांसीसी कलाकार डोरी द्वारा उकेरा गया चित्र 1876 का ये चित्र दिखाया गया है। चार्ल्स डिकन्स 1812 से 70 औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप गरीबों के लिए जो भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई उसका संभवतः सबसे कठोर समकालीन आलोचक थे। उन्होंने अपने उपन्यास हार्ड टाइम्स में एक काल्पनिक औद्योगिक नगर केप टाउन का बड़ा सटीक वर्णन किया है। यह एक लाल ईंटों से बना नगर था, लेकिन उसकी ईंटें का रंग लाल तभी रह सकता था यदि धुआं और राख ने उसे पोतकर बदरंग न कर दिया होता। लेकिन हालत यह थी कि यह कस्बा अजीब लाल और काले रंग के मिश्रण से पूता था, मानो वह किसी खूंखार आदमी का चेहरा हो। यह मशीनों और उन लंबी गगनचुंबी चिकनाइयों का शहर था जिसमें से धुएं के सांपों की अटूट पंक्तियां कभी कुंडलित न होकर लगातार निकलती रहती थी। इस नगर को एक काली नहर थी और एक नदी भी थी जिसका पानी बदबूदार रंजक गंदगी से भरकर बैगनी रंग का हो गया था। वहां ढेरों इमारतें थी जो उनके भीतर चलने वाली मशीनों के कारण हरदम कांपती रहती थी और उनकी खिड़कियां हमेशा ही खड़कती रहती थी और वहां भाप के इंजन का पिस्टन उकताटा के साथ ऊपर नीचे होता रहता था, मानो किसी हाथ का सिर हो जो अपने दुख भरे पागलपन में आंख फाड़ते एक ही ओर देख रहा हो। ये चित्र लंदन वाला चित्र है, देख सकते हैं। क्रियाकलाप 3 औद्योगिकीकरण के प्रारंभ में ब्रिटिश शहरों और गांव पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार करें और इसकी तुलना ठीक उसी प्रकार से की परिस्थितियों में भारत के संदर्भ में करें। ब्रिटेन में निर्माताकार और उपन्यासकार D.H. लॉरेंस ने 1885 से 1930 में डिकेंस के 70 साल बाद कोयला क्षेत्र में
क्षेत्र की स्थिति एक गांव में आए ऐसे परिवर्तन की इस प्रकार वर्णन किया जिसे उन्होंने स्वयं अनुभव नहीं किया था, लेकिन जिसके बारे में उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था। ईस्टवुड 19वीं सदी की शुरुआत में अवश्य ही एक छोटा गांव रहा होगा जहां छोटी छोटी झोपड़ियां थी, खान मजदूरों के 4 कमरों वाले छोटे छोटे घरों की छिटपुट कतारें थी और पुराने खान मालिकों के आवास थे। लेकिन 1820 के आसपास किसी एक कंपनी ने पहला बड़ा शिफ्ट लगाया होगा जहां औद्योगिक कोयला खान की पहली वास्तविक मशीनरी लगाई। मजदूरों के रहने के छोटे छोटे घरों के कतार अधिकतर गिरा दिया गई और फिर नाटिघम रोड के साथ साथ छोटी छोटी दुकानें खुलने लगी और नीचे ढलान में कंपनी के कुछ इमारतें बनाई जिन्हें आज भी नई इमारतें कहा जाता है। भट्टी काली गली में खुलने वाली छोटे छोटे 4 कमरे वाले घरों की कतार जिनके पीठ पर चौक का निर्जन स्थल थी, बरके बैरकों के बड़े बाड़े की तरह बंद कर दिए गया। बड़ी अजीब लगता था यह सब विरोध आंदोलन। औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक दशकों का समय वही था जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 94 द्वारा अद्भुत नए नए राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा था। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व स्थापित करने के आंदोलन ने यह दिखा दिया कि सामूहिक जन आंदोलन चलाना संभव है, जिनमें 1719 के दशक में फ्रांसीसी संसदीय सभाओं जैसे लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाई जा सकती और रोटी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करके युद्ध की कठिनाइयों को भी रोका जा सकता था। इंग्लैंड में फैक्ट्रियों में काम करने की कठोर परिस्थितियों के विरुद्ध राजनीतिक विरोध बढ़ता जा रहा था और श्रमजीवी लोग मताधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। इसकी प्रतिक्रिया में सरकार ने दमनकारी रुख अपनाई और कानून बनाकर लोगों से प्रतिरोध प्रदर्शन करने का अधिकार ही छीन लिया। इंग्लैंड का फ्रांस के साथ लंबे अरसे 1792 से 1815 तक युद्ध चलता रहा। इंग्लैंड और यूरोप के बीच चलने वाले व्यापार छिन्न भिन्न हो गए, फैक्ट्रियों को मजबूरन बंद करना पड़ा, बेरोजगारी में बढ़ती हुई और रोटी मांस जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें औसत मजदूरी से स्तर से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। ब्रिटेन में संसद 1795 के 2 जुड़वा अधिनियम पारित किया जिसके अंतर्गत लोगों को भाषण या लेखन द्वारा सम्राट, संविधान या सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान करने के लिए उकसाना अवैध घोषित कर दिया गया और 50 से अधिक लोगों को की अनाधिकृत सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगा दी गई। लेकिन पुराने भ्रष्टाचार ओल्ड करप्शन के विरुद्ध आंदोलन बराबर चलता रहा। पुराना भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग राजतंत्र और संसद के संबंध में किया जाता था। संसद के सदस्य जिनमें भूस्वामी, उत्पादक और पेशेवर लोग शामिल थे, कामगारों को वोट का अधिकार दिए जाने के खिलाफ थे। उन्होंने कॉर्न लॉज अनाज के कानून का समर्थन किया। इस कानून के अंतर्गत विदेश से सस्ते अनाज के आयात पर रोक लगा दी गई जब तक कि ब्रिटेन में इन अनाजों की कीमत में एकीकृत स्तर तक वृद्धि न हो गई हो। जैसे जैसे श्रमिकों की तादाद शहरों और कारखानों में बढ़ी, वे अपने गुस्से और हताश को हर तरह से विरोध में प्रकट करने लगे। 1790 के दशक से पूरे देश भर में ब्रांड अथवा खाद के लिए दंगे होने लगे। गरीबों का मुख्य आहार ब्रेड ही था और इसकी कीमत पर भी उनके रहन सहन का स्तर निर्भर करता था। ब्रेड के भंडार पर कब्जा कर लिया गया और उन्हें मुनाफाखोरी द्वारा लगाई गई ऊंची कीमतों से काफी कम मूल्य में बेचे जाने लगा, जो आम आदमी के लिए वाजिब था और नैतिक दृष्टि से भी सही था। ऐसे दंगे खासतौर पर युद्धों के बदतरीन वर्ष 1795 में बार बार हुए, लेकिन उनका सिलसिला 1814 के दशक तक चलता रहा। परेशानी का एक कारण और भी था जिसे चकबंदी या बाड़ा पद्धति कहते हैं, जिसके द्वारा 1770 के दशक से छोटे छोटे सैकड़ों फार्म खेती शक्तिशाली जमींदारों के बड़े फार्मों में मिला दिया गया। इस पद्धति से बुरी तरह से प्रभावित हुए गरीब परिवारों ने औद्योगिक काम देने की मांग की, लेकिन कपड़ा उद्योगों में मशीनों के प्रचलन से हजारों की संख्या में हथकरघा बुनकर बेरोजगार होकर गरीबों की मार झेलने को मजबूर हो गए, क्योंकि उनका करघा मशीनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। 1790 के दशक से बुनकर लोग अपने लिए न्यूनतम वैध मजदूरी की मांग करने लगे।
संसद के इस मांग को ठुकरा दिया। जब वे हड़ताल पर चले गए तो उन्हें जबरदस्ती तितर बितर कर दिया गया। हताश होकर सूती कपड़ों के बुनकरों ने लंकाशायर में पावरलूम को नष्ट कर दिया, क्योंकि वे समझते थे कि इन बिजली के करघों ने ही उनकी रोजी रोटी छीनी है। नोटिंघम में ऊनी कपड़ा उद्योग में भी मशीनों के चलन का प्रतिरोध किया गया। इसी प्रकार लेसिस्टरशायर और डर्बीशायर में विरोध प्रदर्शन हुआ। यॉर्कशायर में ऊन कतरने वालों ने ऊन कतरने के ढांचे में शेयरिंग फ्रेम को तोड़ दिया। ये लोग परंपरागत रूप से अपने हाथों से भेड़ों के बाल की कटाई करते थे। 1830 के दंगों में फार्म में काम करने वाले श्रमिकों को भी लगा कि उनका धंधा तो चौपट होने वाला है, क्योंकि खेती में भूसी से दाना अलग करने के लिए नई खलिहानी मशीनें, थ्रेसिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू हो गया था। दंगाइयों ने इन मशीनों को तोड़ डाला। परिणाम स्वरूप 9 दंगाई को फांसी का सजा हुआ और 450 लोगों को कैद के रूप में ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। देखिए विषय 10। एक करिश्माई व्यक्ति वाले जनरल नेड लुड के नेतृत्व में लुजिडिज्म 1811 से 17 नामक अन्य आंदोलन चलाया गया। यह एक अन्य किस्म का विरोध प्रदर्शन का उदाहरण था। लुडिज्म के अनुयायी मशीनों की तोड़फोड़ में ही विश्वास नहीं करते थे, बल्कि न्यूनतम मजदूरी, नारी एवं बाल श्रम पर नियंत्रण, मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार हुए लोगों के लिए काम और कानूनी तौर पर अपनी मांगे पेश करने के लिए मजदूरी संघ, ट्रेड यूनियन बनाने की अधिकतर अधिकार की भी मांग करते थे। औद्योगिकरण के प्रारंभिक वर्षों में श्रमजीवियों के पास कठोर कार्यवाही, जिनमें उन्हें जीवन की फेरबदल हो रही थी, के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए न तो वोट देने का अधिकार था और न ही कोई कानून तरीका। अगस्त 1819 में 80,000 लोग अपने लिए लोकतांत्रिक अधिकारों अर्थात राजनीतिक संगठन बनाना, सार्वजनिक सभाएं करना और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार की मांग करने के लिए मैनचेस्टर के सेंट पीटर्सफील्ड मैदान में शांतिपूर्ण इकट्ठे हुए, लेकिन उनका बर्बरता पूर्वक दमन कर दिया गया। इसे पीटर लू के नरसंहार, पीटर मार्सेयर्स के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने जिन अधिकारों की मांग की थी उन्हें उसी वर्ष संसद द्वारा पारित 6 अधिनियमों द्वारा नकार दिया गया। इन अधिनियमों के द्वारा उन राजनीतिक कार्यकलापों को रोक बढ़ा दी गई। इस रोक की शुरुआत 1795 के 2 जुड़वा अधिनियम के तहत की गई थी, परंतु इससे कुछ लाभ भी हुए। पीटर लू के बाद ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को अधिक प्रतिनिधित्वकारी बनाए जाने की आवश्यकता उदारवादी राजनीतिक दल द्वारा महसूस की गई और जुड़वा अधिनियमों को 1824 से 25 में निरस्त कर दिया गया। इस शब्द को वाटरलू शब्द से मेल खाते हुए बनाया गया। 1815 में वाटरलू में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई। कानूनों के जरिए सुधार सरकार औरतों और बच्चों के काम के परिस्थितियों के प्रति कितनी जागरूक थी। 1819 में कुछ कानून बनाए गए जिनके तहत 9 वर्ष से कम आयु के वाले बच्चों से फैक्ट्रियों में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई और 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चे से काम करने की सीमा 12 घंटे तक सीमित कर दी गई। लेकिन इस कानून में इसका प्रवर्तन यानी पालन कराने के लिए आवश्यक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई थी। संपूर्ण उत्तरी इंग्लैंड में कामगारों द्वारा इस स्थिति का भारी विरोध किए जाने के बाद 1833 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्री में काम पर लगाने की अनुमति दी गई। बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए और कुछ फैक्ट्री निरीक्षकों की व्यवस्था कर दी गई, जिसमें कि अधिनियम के प्रवर्तन तथा पालन को सुनिश्चित किया जा सके। अंततः 1847 में 30 वर्ष से भी अधिक लंबे अरसे तक आंदोलन चलने के बाद 10 घंटे विधेयक पारित कर दिया गया। इस कानून ने स्त्रियों और युवकों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए और पुरुष श्रमिकों के लिए 10 घंटों का दिन निश्चित कर दिया। यह अधिनियम कपड़ा उद्योगों पर ही लागू होते थे, खनन उद्योग पर नहीं। सरकार द्वारा स्थापित 1842 में खान आयोग के यह उजागर कर दिया कि खानों में काम करने की परिस्थितियां वास्तव में 1833 के अधिनियम के लागू होने
से पहले कहीं अधिक खराब हो गई, क्योंकि पहले से अधिक संख्या में बच्चों को कोयला खानों में काम पर लगाया जा रहा था। 1842 के खानों और कोयला खान अधिनियम ने 10 वर्षों से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों से खानों के नीचे काम लेने पर पाबंदी लगा दी। फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम ने 1847 में यह कानून बना दिया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम न लिया जाए। इन कानूनों का प्रवर्तन फैक्ट्री निरीक्षकों के द्वारा किया जाना था, लेकिन यह एक कठिन काम था। निरीक्षकों का वेतन बहुत कम था और प्रबंधक उन्हें रिश्वत देकर आसानी से उनका मुंह बंद करा देते थे। इसी दूसरी ओर बच्चों के माता पिता भी उनकी आयु के बारे में झूठ बोलकर उन्हें काम पर लगवा देते थे, ताकि उनकी मजदूरी से घर का खर्चा चलाने में सहायता मिल। क्रियाकलाप उद्योग में काम की परिस्थितियों के बारे में बनाए गए सरकारी विनिमय के पक्ष और विपक्ष में अपनी दलील दें। औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क। 1970 के दशक तक इतिहास का औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में 1780 के दशक में 1820 के दशक के बीच हुए औद्योगिक क्रांति विकास एवं विस्तार के लिए करते थे, लेकिन उसके बाद इस शब्द के प्रयोग को अनेक आधार पर चुनौती दी जाने लगी। दरअसल औद्योगिकीकरण की क्रिया इतनी धीमी गति से होती रही कि इस क्रांति कहना ठीक नहीं होगा। इसके द्वारा पहले से मौजूद प्रक्रिया को ही आगे नए स्तरों तक लाया गया। इस प्रकार फैक्ट्रियों में श्रमिकों का जमावड़ा पहले की अपेक्षा अधिक हो गया और धन का प्रयोग भी पहले से अधिक व्यापक रूप से होने लगा। 19वीं शताब्दी शुरू होने के काफी समय बाद तक इंग्लैंड के बड़े बड़े क्षेत्रों में कोई फैक्ट्रियां या खाने नहीं थी, इसीलिए औद्योगिक क्रांति शब्द अनुपयुक्त समझा गया। इंग्लैंड में परिवर्ती क्षेत्र तरीके से हुआ। प्रमुख रूप से आंदोलन मैनचेस्टर, बर्मिंघम या न्यूकासल नगरों के चारों ओर नौ की संपूर्ण देशों में फैला। क्या कपास या लोहा उद्योग में अथवा विदेशी व्यापार में 1780 के दशक में से 1820 के दशक तक हुए विकास या समृद्धि को क्रांतिकारी कहा जा सकता है? नई मशीनों के कारण सूती कपड़ा उद्योग में जो ध्यानाकर्षणकारी समृद्धि हुई, वह भी एक ऐसी कच्चे माल कपास पर आधारित थी जो ब्रिटेन में बाहर से मंगाया जाता था और तैयार माल भी दूसरे देशों में, विशेषतः भारत के बेचा जाता था। धातु से बनी मशीनों और भाप की शक्तियों तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक दुर्लभ रही। ब्रिटेन के आयात और निर्यात में 1780 के दशक से जो तेजी से वृद्धि हुई, उसका कारण यह था कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण उत्तरी अमेरिका के साथ जो व्यापार बाधित हो गया था वह फिर से शुरू हो गया और इस वृद्धि की तीव्र कहर अंकित किया गया, क्योंकि जिस बिंदु से उसका आरंभ हुआ था वह काफी नीचे था। औद्योगिक परिवर्तनों के सूचकांक यह दर्शाते हैं कि सतत औद्योगिकरण 1815 से 20 से पहले की बजाय बाद में दिखाई दिया था। 1793 के बाद के दशक में फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्ध के विघटनकारी प्रभावों का अनुभव किया गया। औद्योगिकरण को देश के धन की पूंजी निर्माण में या आधारभूत ढांचे तैयार करने में अथवा नई मशीनें लगाने के लिए अधिकाधिक निवेश करने में इन सुविधाओं के कुशलतापूर्ण उपयोग के स्तर को बढ़ाने और उत्पाद में वृद्धि करने के साथ जोड़ा जाता है। यानी लाभदायक निवेश इन मायनों में उत्पादन के स्तर के साथ धीरे धीरे 1820 के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। 1840 के दशक तक कपास, लोहा और इंजीनियरिंग उद्योग से आधे से भी कम औद्योगिक उत्पादन होता था। तकनीकी प्रगति इन्हीं शाखाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह कृषि संसाधन तथा मिट्टियों के बर्तन बनाने, पटौरी जैसे अन्य उद्योग धंधों में भी देखी जा सकती थी। ब्रिटेन के औद्योगिक विकास 1815 से पहले की अपेक्षा उसके बाद अधिक तेजी से क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए इतिहासकारों ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि 1760 के दशक से 1815 तक ब्रिटेन ने एक साथ दो काम करने की कोशिश की। पहला औद्योगिकीकरण और दूसरा यूरोप, उत्तरी अमेरिका और भारत में युद्ध लड़ना, और शायद वह उनमें से एक काम
में असफल रहा। ब्रिटेन 1760 के बाद अगले 60 वर्षों में से 36 वर्ष तक लड़ाइयों में व्यस्त रहा। जो पूंजी निवेश के लिए उधार ली गई थी वह युद्ध लड़ने में खर्च की गई। यहाँ तक कि युद्ध का 35% तक खर्च लोगों को की आमदनियों पर कर लगाकर पूरा किया जाता था। कामगारों और श्रमिकों को कारखानों तथा खेतों में से निकाल कर सेना में भर्ती कर दिया जाता था। खाद्य सामग्री की कीमतें तो इतनी तेजी से बढ़ी कि गरीब के पास अपनी उपभोक्ता सामग्री खरीदने के लिए भी बहुत कम पैसे बचता था। नेपोलियन की नाकाबंदी की नीति और ब्रिटेन द्वारा उसे नाकाम करने की कोशिशों ने यूरोप महाद्वीप को व्यापारिक दृष्टि से अवरुद्ध कर दिया। इससे ब्रिटेन से निर्यात होने वाले अधिकांश लक्ष्य स्थल ब्रिटेन के व्यापारियों की पहुंच से बाहर हो गए। क्रांति के साथ प्रयुक्त औद्योगिक शब्द अर्थ और दृष्टि से बहुत सीमित है। इस दौरान जो रूपांतरण हुआ वह आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका विस्तार इन क्षेत्रों से परे तथा समाज के भीतर भी हुआ। और इसके फलस्वरूप दो वर्गों की प्रधानता मिली। पहला था बुर्जुआ वर्ग यानी वर्ग मध्यम वर्ग, और दूसरा था नगरों और देहाती इलाकों में रहने वाला मजदूर का सर्वहारा वर्ग। 1851 में लंदन में विशेष रूप से निर्मित स्फटिक प्रासाद क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटिश उद्योग की उपलब्धि को दर्शाने के लिए एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसे देखने ये 1851 में महान प्रदर्शनी ने भी सभी राष्ट्रों की औद्योगिक उपलब्धियों, विशेष रूप से ब्रिटेन की उल्लेखनीय प्रगति की झांकी प्रस्तुत की। यह प्रदर्शनी लंदन के हाइड पार्क में स्थित क्रिस्टल पैलेस में लगाई गई थी। यह पैलेस विशेष रूप से इसी प्रायोजन के लिए बर्मिंघम में उत्पादित लोहा फलकों से जड़ी शीशे की चादरों से बनाया गया था। के दशक में भारी उमड़ पड़ी। उस समय देश की आधी जनसंख्या शहरों में रहती थी, लेकिन शहरों में रहने वाले कामगारों में से जितने लोग हस्तशिल्प की इकाइयों में काम करते थे, लगभग उतने ही फैक्ट्री या कारखानों में कार्यरत थे। 1850 के दशक से शहर इलाके में रहने वाले लोगों का अनुपात अचानक बढ़ गया और उनमें से अधिकांश लोग उद्योग में काम करते थे, यानी वे श्रमजीवी वर्ग के थे। अब ब्रिटेन के समूचे कार्यबल का केवल 20% भाग ही देहाती इलाकों में रहता था। औद्योगिकरण की यह रफ्तार अन्य यूरोपीय देशों में हो रहे औद्योगिकरण के मुकाबले बहुत तेज थी। ब्रिटिश उद्योग के विस्तृत अध्ययन में इतिहासकार ई मससन ने कहा है कि 1850 से 1914 तक की अवधि को एक ऐसे काल मानने के लिए पर्याप्त आधार है जिसमें औद्योगिक क्रांति वास्तव में अत्यंत व्यापक पैमाने पर हुई, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज की कायापलट अन्य